एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सब कैसे हो? आ जाओ जल्दी से। तो संडे को खास तुम लोगों के लिए हमने लगाई है क्लास, तो फटाफट से आ जाओ मेरे बच्चों। जल्दी से मैं आप लोगों की क्लास प्ले कर देती हूँ अपने फोन में, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम आ गए हो। तुम आए तो आया। मुझे याद कि हमें एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ना था। चलिए, सो शिवानी, राहुल, सचिन, हाय सचिन, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट केमिस्ट्री इज योर फेवरेट सब्जेक्ट जब आप उसे मेरे साथ पढ़ते हैं। आई एम ओब्लाइज्ड, जो भी कहते हैं, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। एक्सपेक्टिंग अ हरियाणवी टू स्पीक अच्छी इंग्लिश हमेशा इज जस्ट लाइक एक्सपेक्टिंग कोहली टू परफॉर्म हर बारी। कोहली बहुत बढ़िया खेलता है, एक नंबर प्लेयर है, पर हर बारी तो नहीं बढ़िया खेल पाता है ना। सिमिलरली अंग्रेजी आती है मुझे, बहुत अच्छी बोलनी आती है, पर हर बार ही थोड़ी ना बोल सकती हूँ मैं अच्छी। ठीक है। हाय सोफिया, शिफा, ओम, दिव्या, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है? हाउ इज एवरीबडी डूइंग? आज जाइए एवरीबडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। हाय सोफिया, हाय सीनू, गुड इवनिंग दिव्या। सो आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के बाद यही पढ़ाया जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए मैंने सोचा ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, जल्दी से फटाफट से बिना किसी देरी के क्लास शुरू कर देते हैं। मैम स्पीक इन हिंदी ओनली, वी आर कंफर्टेबल। हाँ, मैं भी हिंदी में ही कंफर्टेबल हूँ, मैं तो उससे ज़्यादा हरियाणवी में कंफर्टेबल हूँ, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, फिर ना मेरे खिलाफ पेनल्टी लग जाएगी कि बच्चों को समझ में आती नहीं हरियाणवी, खाम का हरियाणवी में बोलती रहती है, टशन दिखाती है। ठीक है, तो बट नहीं, कभी कभी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है ना, दिखाना पड़ता है कि भाई बड़ी कंपनी के एजुकेटर है हम। ठीक है। गुड इवनिंग कपिल, गुड इवनिंग कुणाल। हाँ यार शिफा, कल क्लास नहीं हो पाई थी, वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि ना कुछ की का प्रॉब्लम था, जो यूट्यूब की होती है ना, वो नहीं मिल पाई थी मुझे, जिस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है। चलिए। हाय सुभ्रा ज्योति, हाय सुभ्रा ज्योति बेटा। हाय डॉक्टर अमृत। चलिए, सो 2-3 मिनट और वेट करते हैं बच्चों का। इतने तुम बताओ, कैसा चल रहा है स्कूल तुम्हारा? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? अच्छा, आज तो संडे है, आज थोड़ी ना था स्कूल। आज मैं 4 बजे वाली क्लास में बच्चों से पूछे जा रही हूँ, स्कूल गए थे? नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे? फिर याद आया कि संडे को मैं काम कर रही हूँ, स्कूल थोड़ी ना खुले हुए होते हैं। हाय ऋतिक, हेलो। चलिए, सो प्लीज़ यार, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है, पूरी की पूरी क्लास आपको अटेंड करनी होगी। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा या वो है, वो एक अलग फैक्टर है। देखो, मैं ना अब तुम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँगी। मैंने आज की क्लास क्यों लगाई है? क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स में गिवन है, और यहाँ पे मैंने नीट आईआईटी जेई क्यों लिखा है? क्योंकि नीट आईआईटी जेई में भी सवाल पूछे जाते हैं इससे। अगर तुम चाहते हो एलिमिनेशन रिएक्शन तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, आज 1.5 घंटे की क्लास होगी तुम्हारी, मोस्ट प्रोबेबली 1.5 घंटे में खत्म हो जाए। 1.5 घंटे की क्लास होगी तुम्हारी, बढ़िया तरीके से अटेंड कर लेना, कभी किसी दूसरे टीचर की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, इतना समझ में आ जाएगा कि बेसिक्स तुम्हारे स्ट्रांग हो जाएंगे। मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि एडवांस का भी सवाल निकल जाएगा, पर नीट का और मेंस में जो थोड़े बहुत एलिमिनेशन से रिलेटेड सवाल होंगे, उसमें तुम यूँ नहीं कहोगे, अब्बा डब्बा जब्बा नहीं करते रहोगे कि ये क्या है, ऐसे वो एकदम मतलब जैसे दरशील सफारी है ना तारे जमीन पर, उसको पता ही नहीं था क्या चल रहा है, तारे तारे से दिख रहे हो उसको, वो नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, पूरी की पूरी क्लास अटेंड करो और फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। ठीक है। चलिए, तो अगर किसी ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वो भी बोल देना। ओके। चलिए, तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लेकर आज तो स्वाति मैडम का ही नाम ले लेते हैं, संडे को क्लास लगा रही है मैम, आज तो स्वाति मैडम का ही नाम लेते हैं। तो जल्दी से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होते क्या है। अब देखो, मैं कमेंट्स तुम लोगों के ना हर 10 मिनट बाद पढ़ूंगी, पर 10 मिनट तक कोई मेरे को ये स्पैम करके नहीं बोलेगा, कमेंट नहीं पढ़ रही, मेरा डाउट नहीं देख रही, गंदी टीचर है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है। नई टीचर हूँ अनअकैडमी पे, बिल्कुल रिस्पेक्ट देनी, फुल रिस्पेक्ट। आगे बात समझ में? चलिए, तो देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर द ऑपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, मैडम हमें एडिशन रिएक्शन ही नहीं पता क्या होते हैं, हमें फिर ये कैसे पता होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑपोजिट होते हैं? अभी समझाऊंगी मैं।
in elimination reaction a new pi bond is formed by a loss of elements from the substrate। ठीक है, अब ये टेक्निकल भाषा मारे ना समझ में आवे मैडम, मैं आपको यहाँ पे एक इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ और आप मुझे बताइएगा। हाय आशीष, गुड इवनिंग। चलो प्रणव आ गए। प्रणव बढ़िया, अपने 4 बजे वाली क्लास में भी आए, इस वाली में भी आए। तो मैं अब यहाँ पर एक रिएक्शन लिखूंगी, आपको वो रिएक्शन बस ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं टेपना है तुमको, कुछ भी नहीं टेपना है। ये क्या है, मेरा एक एल्कीन। इस एल्कीन में बेटा जब मैं डालूंगी HCl, मैं HCl का बच्चे एडिशन कराऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, CH3CH2Cl। बिल्कुल यहाँ पे मैं रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, वैसे रॉकेट साइंस पढ़ाऊंगी तो वो भी अच्छे से समझ में आती। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है आपसे कि जब हम लोग फॉरवर्डली मूव कर रहे हैं, सो ये हमारा एडिशन रिएक्शन चल रहा है। दिस इज आर एडिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस। और जब हम CH3CH2 से वापस की तरफ जाएंगे तो ये मेरा एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। दिस इज गोइंग टू बी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो तभी मैं कह रही हूं कि इसको ऑपोजिट ऑफ एडिशन कहा जाता है। एल्कीन में जब मैंने HCl डाला तो CH3CH2Cl बना। अब उस CH3CH2Cl में से मैं Cl निकाल दूंगी, H निकाल दूंगी, तो मुझे वापस से मेरा एल्कीन मिल जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब मैं ऐसे कर रही हूँ तो एकदम से अक्षय कुमार याद आ जाता है ना, ऐसे ऐसे उसका एक मीम होता है। तो उसी तरीके से याद रखना कि ये एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। ठीक है, आ गया समझ में? प्रशांत, आपकी जो दुविधा है उसका भी हम सोल्यूशन निकालेंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, हर एक चीज का सोल्यूशन हम निकालेंगे। पर पहले एक बार ये बताइए समझ में आया है या नहीं फटाफट से, कि ये एडिशन रिएक्शंस का ऑपोजिट होते हैं। मैम थारते एक रिक्वेस्ट है, इसने एक बार दोबारा रिपीट कर दो। बिल्कुल कपिल बेटा, कति तेरी रिक्वेस्ट मानूंगी मैं। बावले क्यों घबरा रहा है तू? मानूंगी मैं। कौन सा पॉइंट रिपीट करना है मुझे बता दो। मैं क्या बोल रही हूँ कि ये था मेरे पास एक एल्कीन। एल्कीन में मैंने डाला मेरा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, एडिशन करवाया तो मुझे मिल गया इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड का जब मैं एलिमिनेशन करवाऊंगी तो वापस से मुझको मेरा इथीन मिल जाएगा। तो ये उसका ऑपोजिट है, ये बस मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। ठीक है मुस्कान, समझ में आ गई? रश्मि, प्रणव सबके समझ में आ गई है, शिवम के भी समझ में आ गई है। चलिए अब हम थोड़ा इस चीज को, इसी टॉपिक को आगे लेकर जाते हैं। आप लोगों की NCERT में ये नीचे दिया गया एक पैराग्राफ है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। वही NCERT में कुल इतना सा एलिमिनेशन रिएक्शन समझा रखा है, मुझे समझ में नहीं आता एक्सपेक्टेशंस क्या होती है बोर्ड वालों की, CBSE वालों की, कि क्या हर एक बच्चा ही कोचिंग सेंटर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, या हर एक बच्चे के पास ही इतने ज्यादा पैसे हैं, कोठी बंगले वाले हैं कि वो महंगे महंगे ट्यूशन अफोर्ड कर सकेंगे जो उन्हें 12th समझ में आ जाए। बिकॉज अगर एक बच्चा खुद से सिंगल हैंडेडली अगर तैयारी करने की कोशिश करे ना बेटा 12वीं की, नहीं हो पाएगी यार, क्योंकि उसमें सेट सेफ ढंग से नहीं समझा रखा है, इतनी गंदी भाषा में समझा रखा है। एलिमिनेशन रिएक्शन को कुल गिनती का एक पैराग्राफ में खत्म कर लेना, E1 बताया ना, E2 बताया ना, कौन से सॉल्वेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ भी नहीं बताया है। तो जो लोग कोचिंग सेंटर्स को, ऑनलाइन एजुकेशन को ऐसे बदनाम करते हैं ना कि हाँ यार इन्होंने ही खराब कर रखा है माहौल, भाई इसलिए खराब कर रखा है माहौल क्योंकि तुम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो अपनी किताबों के थ्रू। व्हाई डू पीपल हैव टू रन टुवर्ड्स रेफरेंस बुक्स? क्योंकि NCERT में नहीं है। बहुत ही मेरे को गुस्सा आया देख के कि यार एक पैराग्राफ का गिवन है। पर चलिए इस एक पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं। जब एक हैलो एल्केन जिसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम हो। अब बीटा हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, मैं समझाऊंगी भी, पर एक बारी बस लाइन पढ़ते हैं कि एक ऐसा हैलो एल्केन जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम हो, और जब ऐसे हैलो एल्केन को हम ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब यहाँ पे बस एक ही रिएजेंट गिवन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं समझा रखा। There is elimination of hydrogen atom from the beta carbon and a halogen from the alpha carbon। तो सीधा सीधा ये गिवन है कि मान के चलो एक कंपाउंड है जिसमें हैलोजन गिवन है, तो जिस कार्बन पे तुम्हारा हैलोजन लगा हुआ है उसको तुम अल्फा कार्बन बोलोगे, और उसके अगल बगल वाले जो उसके बिल्कुल सटे हुए हैं कार्बन उन्हें तुम बीटा कार्बन बोलोगे।
अल्फा कार्बन से निकलेगा तुम्हारा हैलोजन और बीटा कार्बन से निकलेगा तुम्हारा हाइड्रोजन और बनेगा तुम्हारा एक एल्कीन। ठीक है, या मतलब एक डबल बॉन्ड आएगा, एक पाई बॉन्ड आएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन का असली मकसद है पाई बॉन्ड बनना, पाई बॉन्ड बनेगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और अपने आसान शब्दों में समझते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो हमारे पल्ले ना पढ़ने की। So removal of negative part takes place from alpha carbon and positive part is which is generally H plus। हर बारी पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली H प्लस होता है, वो निकलता है बीटा कार्बन से। ये बेटा कार्बन नहीं लिखा है, बीटा नहीं बन रहा था मुझसे लैपटॉप में, इसलिए मैंने BETA लिखा है, टू गिव अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर गिवन है आप उसे देखिए। लीविंग ग्रुप बोल दो या हैलोजन बोल दो या OH बोल दो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप बोल दो। फंक्शनल ग्रुप बेटा जिस कार्बन पे लगा हुआ होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, और उसके साथ सटे हुए कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं, और उस बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसे हम बेटा बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं, उसे हम बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो लीविंग ग्रुप जिस पे लगा है वो थारा अल्फा कार्बन है, अगल बगल के जो है वो हमारा बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन मौजूद है वो बीटा हाइड्रोजन है। एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए बेटा बीटा हाइड्रोजन की नेसेसिटी बहुत 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 जरूरी है। अगर किसी कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा ना तो उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी ही नहीं, कुछ करके ले लो, नहीं हो सकती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, तुरंत आप लोगों को अल्फा और बीटा तो समझ में आ जाएगा। तो बस मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, फिर मैं आप लोगों के डाउट्स लेती हूँ। ठीक है, अभी तब तक के लिए सारे के सारे अपनी चैट क्लोज करके रखिए, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत ही बढ़िया माहौल बन रहा है बेटा, सीन सेट हो रखा है, बहुत ही अच्छा। फटाफट से पढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर आ गया हमारा क्लोरीन। अब बेटा ये है तुम्हारा अल्फा कार्बन, इसके साथ सटे हुए कौन, इसकी 2 सखी सहेली कौन है, एक ये है बीटा, एक ये है बीटा। इसके साथ जो तुम्हारे 3 हाइड्रोजन लगे हुए, ये तीनों के तीनों तुम्हारे बीटा हाइड्रोजन है। इसके साथ भी तुम्हारे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये भी तुम्हारे बीटा हाइड्रोजन है। जो बिल्कुल सटे हुए होते हैं ना, उन कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन कहेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या डाउट है आपके। बेटा बीटा है वो, बेटा नहीं है। बेटे तो आप लोग हो, प्यारे प्यारे बेटे। चलिए, गुड इवनिंग राखी। हाँ, इसलिए इन रिएक्शंस को हम बीटा एलिमिनेशन, एक्चुअली ना एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा बहुत टाइप के होते हैं। अल्फा एलिमिनेशन भी होता है, बीटा एलिमिनेशन भी होता है, गामा एलिमिनेशन भी होता है, पर हम लोग सिर्फ बीटा एलिमिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो हमें इतना ही याद करने पे मजबूर करता है। तो पूछिए अगर किसी के कोई डाउट है, अगर किसी को अल्फा कार्बन बीटा कार्बन ये सब समझ में नहीं आया है तो मैं क्लियर कर देती हूँ, वरना फिर हम आगे चलते हैं। समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप हार्ट हूट, वो ये वाले हार्ट जल्दी से भेजो फटाफट से, बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के। हरी अप, हरी अप। जल्दी से करिए इस चीज को। आ गया एलिमिनेशन? अरे बिल्कुल प्रदीप बेटे, सिखा देंगे, एलिमिनेशन करना भी सिखा देंगे। चलिए, तो जो हमारे एलिमिनेशन होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं, E1 E2 E1 CB। इसमें CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस। हमें E1 CB हमारे बोर्ड्स के लिए नहीं करना है, मुझे सिर्फ E1 और E2 पढ़ना है। ठीक है, सो E1 CB हमें नहीं करना है। E1 CB इज कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। ओके जी, तो इसके बारे में अपने को नहीं पढ़ना है। अब E1 और E2 के बारे में हम पर्सनली पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपका, सेट-जेफ रूल। एक्चुअली जो साइंटिस्ट था उसका नाम था ZAITSEV, ZAITSEV।
वी, पर हमको वो प्रोनाउंस करना आता है नहीं, तो इसलिए हम सेटजेफ बोलेंगे, ठीक है। एंड ये ना एक ऐसी चीज है जो ना मैंने हमारे इधर हरियाणा में बहुत देखी है। जैसे अगर किसी का नाम, से मेरा एक कजन है, उसका नाम रख दिया था हमने कुणाल, बहुत ही सीधा सा नाम है कुणाल, मेरी दादी से बोला ही नहीं जाता था, कुलाल कुलाल करती थी, हमने फिर बेचारे का नाम बदल के अंश किया, अब उसको हंस बुलाती है मेरी दादी। सो इसीलिए जो जेड सेफ था, इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम, हमसे बोला ना जाता, ठीक है, हम उसका कुछ और बना देते। उसने बोला तुम मेरे को सेटजेफ बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, चिल है। तो साइंटिस्ट का नाम जेड सेफ था, पर हम सेटजेफ रूल कहते हैं उस चीज को, ठीक है। चलिए भरत बेटा जल्दी ही शुरू करेंगे, पहले एक टॉपिक तो खत्म हो, है ना, 10-10 टॉपिक्स लेके नहीं चल सकती हूँ मैं। ओके चलिए, अब सेटजेफ रूल क्या कहता है कि भाई जब भी तुम अपना एलिमिनेशन रिएक्शन करवाओगे ना, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो तुम रिमूव करना अल्फा कार्बन से। अब बेटा नेगेटिव पार्ट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पार्ट तुम्हारा हेलोजन भी हो सकता है, नेगेटिव पार्ट तुम्हारा OH भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और प्रोटॉन रिमूव होता है उस बीटा कार्बन से जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। अभी ना मैं एकदम इसके बाद तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो उसमें क्या देखना कि अल्फा कार्बन तो तुम पहचान लोगे, बीटा कार्बन भी तुम पहचान लोगे, पर सवाल ये पैदा होगा कि भाई कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन छीने, तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन छीनना जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। जो आपके E1 और E2 मैकेनिज्म्स होते हैं, इन दोनों मैकेनिज्म में ही हम लोग मेजॉरिटी केसेस में सेटजेफ रूल ही फॉलो करते हैं। एक दूसरा रूल भी है बेटा हॉफमैन रूल, वो हॉफमैन रूल हम लोग E1CB रिएक्शंस में फॉलो करते हैं। E1CB हमें पढ़ना नहीं है, तो हॉफमैन मैं आपको अभी पढ़ा नहीं रही हूँ, अलग से उसका एक लेक्चर बना के डाल दूंगी। तो सेटजेफ रूल होगा हमारा, ठीक है, जिसमें ऐसे ऐसे चीजें चलती रहेंगी। हाय प्रियंका, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस लिखती हूँ और आप मुझे उनका जवाब दीजिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए हो जाऊंगी चुप, मेरे गले को मिल जाएगा आराम। चलिए फटाफट से सारे के सारे बच्चे अपनी कॉपियों में टेप लेंगे यार इसको। CH3 CH2 CHOH। क्या तो आज अच्छी हैंड राइटिंग आ रही है मेरी, ओहो हो। आज मैंने नया हैक सीखा है कि अपने यहाँ पे लैप पे रख के मैं पेन चला रही हूँ, टैब मस्त एकदम बढ़िया राइटिंग आ रही है। जल्दी से बताइए बेटा मेरे को प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा तुम लोग कैसे ही पूरे के पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, मैं एक बार नंबरिंग कर देती हूँ, मुझे बता देना डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा। डबल बॉन्ड इस वाली पोजीशन पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा, या थर्ड पोजीशन पे आएगा, मुझे बस इतना बता दीजिए। हाँ दिव्या, काइंड ऑफ इट इज रिलेटेड टू मार्कोवनिकोव रूल, हाँ काइंड ऑफ। चलिए, हाँ भाई उमाकांत, हेलो, क्या हाल है। अरे क्या बात है, शिवानी जवाब दे रही है। स्टडी बहुत थोड़ा सा लैग चलेगा बेटा, थोड़ा सा लैग चलेगा। प्रणव राय भरत, बहुत सही जवाब दे रहे यार। एक मेरा ना फेवरेट सिंगर है, उसका नाम भी भरत चौहान है यार, मेरे को भरत देख के ना उसकी याद आ गई। करंट फेवरेट सिंगर है मेरा भरत चौहान, उसकी याद आ गई मेरे को नाम देख के आपका। ठीक है, सो सारे के सारे बच्चे अग्री करते हैं, देवश्रिता भी, उमाकांत, सीनू, गोइजी, शिफा सब कहते हैं सेकंड वाले में आएगा। क्यों? क्योंकि मैम हम लोग सीधा सीधा सेटजेफ रूल फॉलो करें ना। सेटजेफ ने क्या कहा था, देखो बेटा इस पे तुम्हारा OH लगा हुआ है, तो ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है, ये तुम्हारा बीटा कार्बन हुआ, ये तुम्हारा बीटा कार्बन हुआ। अब तुम्हारे पास दो बीटा कार्बन है, दोनों में से किसके पास कम हाइड्रोजन है, इस वाले बीटा कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, यानी कि इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे, मैं नीचे ड्रॉ कर रही हूँ प्रोडक्ट आपका, और मैं इरेज करती रहूंगी, इसलिए आप लोग सारी चीजें प्लीज टेप लीजिएगा, मेरे से ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं लिखे रखूंगी, फटाफट टेपते भी जाओ। ये बनेगा बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है सभी को, क्योंकि हम लोगों ने सीधा सीधा सेटजेफ रूल फॉलो किया है हमारा, ठीक है। मैं अब सेकंड वाला भी यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर मैं दोनों एक साथ ही इरेज कर दूंगी। पीला पीला रंग आ जा। चलिए ओके, अब हम यहाँ पर लिखते हैं CH3 CH2 CHCl CH3। अब पता है सवाल कैसा आएगा कि तुमने इसके ऊपर डाला अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, तुम्हें पता है अल्कोहलिक KOH डाल रखा, क्या है, एलिमिनेशन होनी है, एलिमिनेशन करवाओ, तुम्हें लेना देना ही नहीं, E1 हो रही है E2 हो रही है, तुम सीधी एलिमिनेशन करवाओ। सेटजेफ की बात सुनो तो सेटजेफ वाला लॉजिक लगाओ, ठीक है।
मैम आई हैव बीन वर्किंग विद यू फॉर, कहाँ शिवम बेटा, क्या बोल रहे हो? थैंक यू आर के भी। स्क्रीन विजिबल नहीं है। बेटा अपने ना वो पिक्सल्स बढ़ाओ या जो भी कहते हैं वो रेजोल्यूशन बढ़ाने की कोशिश करो। हरी ऑल ऑफ यू, जल्दी से बताइए तो कहाँ पर आएगा, कौन से वाली जगह पर आएगा? नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे आएगा, नंबर 3 पे आएगा? भाई देखकर ही पता चल रहा है कि नंबर 2 पे आएगा। नंबर 2 पे आएगा, सीधा सीधा पता चल रहा है। हाय विजेता, सीधा सीधा पता चल रहा है अपने को कि हाँ जो ये नंबर 2 है इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर से हाइड्रोजन जाएगा, इधर से Cl जाएगा तुम्हारा। अच्छा अब लग रहा है किसी को एलिमिनेशन मुश्किल। प्रदीप बेटा आप कह रहे थे कि मैम एलिमिनेशन क्या होता है ये तो पता है, पर एलिमिनेशन लगाते किस तरीके से है वो समझाइए। तो अब भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है एलिमिनेशन लगाने में? हाँ जी राहुल, ये क्लास 12th का ही है, क्लास 12th के पहले चैप्टर का ही है, ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर का है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसी में ही इरेज कर रही हूँ, आप लोग वापस से नया क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। मेरे को बहुत ही इतनी तो इंटरेस्टिंग लग रही है आज की क्लास की, इतने तो नई नई चीजें सिखा रही हूँ मैं बच्चों को। सो नाइस। बेटा ना समझ में आए ना तो टोक देना, कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई नहीं मारेगा तुम्हें यहाँ पे। इसको CH2 कर दो भैया, उसको CH2 कर दो। यहाँ पे CH3 है, CH2 कर दो और फटाफट से बताओ कहाँ पर आएगा। अरे ऑल ऑफ यू, जल्दी 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 जवाब दो। हाँ जी विजेता, पूरी कोशिश करूंगी बेटा मैं फिजिकल केमिस्ट्री कराने की, पहले ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए। मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म हो जाए, फिर मैं आपका फिजिकल केमिस्ट्री जल्द ही जल्द शुरू करूंगी। चलिए 1 2 या 3, 1 2 या 3, एग्जैक्टली 1 पे ही आएगा ना। देख बेटा, ये है तुम्हारा अल्फा, ये है तुम्हारा बीटा, ये वाला थोड़ी ना है तुम्हारा बीटा, ये तुम्हारा बीटा, तो यहीं पर ही आएगा 1 पे। आ गई ना मतलब सबके बात समझ में, या सोवी भी आ गई है, देवश्चिता भी, दिव्या भी, सीधी सी चीज है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को अब एलिमिनेशन रिएक्शन से घबराना चाहिए। ठीक है तो एक काम करते हैं, नहीं घबराना चाहिए तो एक और क्वेश्चन लगा देते हैं फिर। लगा दे कि ये डर लग रहा है थोड़ा सा कि नहीं मैम अब तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ तो, घबराहट तो नहीं हो रही है? लगा दें एक और सवाल? चलो तो लगा देते हैं, आप लोगों की डिमांड पर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए सवाल। अरे यार इसका हाइड्रोजन निकालना है, बेटा इसका हाइड्रोजन गायब कर दो, इसका ना हाइड्रोजन गायब कर दो तुम, जिस कार्बन पे ये लगाया हुआ है ना इसका हाइड्रोजन गायब कर दो। पता है इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना मेरे, मैं लिख के भी लेके आती हूँ ना तो उसमें भी ऐसे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये वाला करवाऊँ पहले ये वाला करवाऊँ, कौन सा होगा जल्दी से बताओ। अरे अब कहाँ पर आएगा? 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा? 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, इसके बाद फिर हम E1 और E2 के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। आ गया भाई आ गया। हाँ हाँ प्रणव, हर बारी हम इसको सेटसेफ रूल जो है उसको एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज करेंगे। देख बेटा मैंने बताया था ना कि बीटा एलिमिनेशन, देखो मैं थोड़ा समझाती हूँ। एलिमिनेशन ना तुम्हारे 3 टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और मुझे पढ़ना है अभी बीटा के बारे में। बीटा भी फिर तुम्हारा 3 तरीके का होता है, E1 E2 E1 CB। मुझे E1 CB से लेना देना ही नहीं है, E1 CB में हमारा अलग तरीके का प्रोडक्ट बनता है, पर मुझे सिर्फ अभी E1 और E2 पे फोकस करना है, उसमें सेट सिफ के हिसाब से ही चीजें चलेंगे। सारे बच्चे कह रहे सेकंड पे बनेगा, पक्का श्योर हो? पक्का? देख लो गलत नहीं हो जाना चाहिए, तुम कैसे गलत हो सकते हो? यस सेकंड वाले पे बनेगा, द सेकंड वाला वुड बी दी करेक्ट आंसर। अच्छा अब डिफरेंशिएट कर ले बिटवीन E1 एंड E2 या फिर यही करते रहना है, यही करते रहना है या डिफरेंस करना है बिटवीन E1 एंड E2? या बस एक बारी और एक क्वेश्चन और? चलो आगे ना और भी क्वेश्चंस है, बट पहले वी नीड टू लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन E1 एंड E2, उसके बाद फिर लगाते हैं थोड़े क्वेश्चंस। ओके जी, चलिए उमाकांत ने भी अग्री कर दिया है, अब तो फिर कैसे ही हम पीछे हट सकते हैं। चलिए तो बेटा आपके ना 2 तरीके के एलिमिनेशन है, E1 E2। इसमें जो E1 है दैट स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, और जो 1 है दैट स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर। अब ना SN1 और SN2 याद करो। SN1 में S स्टूड फॉर
substitution, N for nucleophile and 1 for unimolecular. Similarly, E2 में भी E stands for elimination. E stands for elimination. 2 stands for bimolecular. Bimolecular. ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे E1 के बारे में, फिर देवश्री आप मुझसे पूछ रहे बेटा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पीडीएफ है या नहीं। मैं पहले क्वेश्चंस लेके आई हूँ। एक काम यार, मैं ना तुम्हें पीडीएफ ऐसे डायरेक्टली दे नहीं पाऊंगी। सो एक बारी मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, मैं जल्दी बनाऊंगी, मुझे आता नहीं है बनाना, मैं सीख रही हूँ। बहुत ही खराब हूँ मैं टेक्नोलॉजी में, जितनी अच्छी मैं केमिस्ट्री में उतनी मैं खराब टेक्नोलॉजी में हूँ। सो आई विल पुट अप माई टेलीग्राम चैनल, उधर मैं पीडीएफ वगैरह डालती रहूंगी, तो आप वहां पर उसको गेन कर सकते हैं। ठीक है मैम, हर टाइम एलिमिनेशन में, हाँ हर टाइम एलिमिनेशन में सेटजेफ। ठीक है जी, चलिए। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं E1 के बारे में। जो E1 टाइप ऑफ एलिमिनेशन होता है बेटा, वो एक स्टेप वाइज मैकेनिज्म होता है। अब स्टेप वाइज क्या मैकेनिज्म क्या होता है क्या नहीं होता है मैं बताऊंगी, पर पहले हम लोग फटाफट से पॉइंट्स लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि E1 में जो मॉलिक्यूलैरिटी है बेटा वो 1 होती है। मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू 1। अब मैं जो जो पॉइंट्स लिखवा रही हूँ जल्दी से लिख लो, फिर बाद में समझाऊंगी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती, देखो SN1 में भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स था, मॉलिक्यूलैरिटी 1 थी, इसमें भी मॉलिक्यूलैरिटी 1 एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अभी ना तुम्हें मैं इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंस भी करवाऊंगी कि E1 और SN1 में क्या फर्क होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है फोर्थ वाला, ये एक एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म होता है। एसिड कैटेलाइज्ड, यानी कि अब तक जो हम रिएक्शन कर रहे थे वो हम एक बेस की प्रेजेंस में कर रहे थे, यानी कि अब तक जो रिएक्शन हम कर रहे थे वो E2 थे। E1 एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म होते हैं। लिख लीजिए प्लीज, लिखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या किसी को? चलिए, फिफ्थ वाला है, E1 जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप का होता है, 2 और मोर स्टेप का रिएक्शन होता है। बोर्ड में बेटा डिफरेंशिएट करवाना आ जाएगा कि भाई एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंशिएट करो, तो ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें कार्बोकटायन एज एन इंटरमीडिएट होता है, इस चीज को भी लिख लीजिएगा प्लीज। कार्बोकटायन इंटरमीडिएट की तरह फॉर्म होता है। उसके बाद फिर सातवां पॉइंट, सेटजेफ एल्कीन मेजर होती है। SAYTZEFF सेटजेफ एल्कीन मेजर होती है। अगर आप लोगों ने ये लिख ली है तो मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आठवां वाला क्या होगा, अब इसमें रीअरेंजमेंट्स होंगे, जहां कहीं पे भी कार्बोकटाइन एज एन इंटरमीडिएट होता है ना, वहां रीअरेंजमेंट्स हो सकती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे रीअरेंजमेंट, तो आप लिख दीजिएगा रीअरेंजमेंट possible, rearrangement is possible। नाइन्थ वाला पॉइंट हम लिखेंगे कि इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम, तो पहले आप ये लिख लीजिए, 26 वर्ड कैन नॉट डिफाइन वंडरफुल मैम। मैं क्या ही करूँ राय, मतलब ओहो, इतनी तो मतलब हीरा मिल गई हूँ तुमको तो मैं, है ना। काम करो चुपचाप। ये लिख लिया है तो मैं एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ। पहले यहाँ पे एक काम करो, रिएक्टिविटी लिख लो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स E1। जल्दी से लिखो यार, मेरे को पॉइंट्स लिखवाने हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स E1 क्या होगा, अब देखो यार, कार्बोकटाइन एज एन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करेगा, तो टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी होगा, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। इसको डालना एक बॉक्स में और लिख देना अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, according to stability of कार्बोकटाइन। चलिए, देवश्रिता, हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं अभी आगे दिखाती हूँ क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ओके, हाय गिन्नी, हेलो। लिख लिया है सारों ने? अरे तावड़ी तावड़ी लिख ले हो।
तो ना मेरी क्लास अटेंड करके ना केमिस्ट्री तो आ ही जाएगी, हरियाणवी भी आ जाएगी। मैं मेरे बहुत सारे बच्चों को पहले भी सिखा चुकी हूँ। फिर वो मेरे को बोलते भी थे, और मैडम के हाल चाल, माँ बेटे मेरे को मत सुनाओ, ठीक है। मैडम से होशियारी नहीं। यार स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज, मैं इरेज करी क्योंकि मुझे एग्जाम्पल और मैकेनिज्म लिखवाना। अच्छा चलो आगे लिखवा सकती हूँ ना मैं, क्यों क्यों मैं इतनी बेटी गई हूँ, आगे लिखवा सकती हूँ मैं, क्यों मैं बैठ के इरेज करूँ। चलिए मैम ये एनसीईआरटी में क्योंकि शिफा एनसीईआरटी में है ही नहीं है। शिफा शिफा यही तो कह रही थी मैं कि एनसीईआरटी में कुछ गिवन ही नहीं है शिफू। नहीं है एनसीईआरटी में कुछ भी गिवन, ठीक है। हाय संध्या, ओ माय गॉड इतने टाइम बाद कैसी हो। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एग्जाम्पल में लिखो डिहाइड्रेशन, कहाँ खो गई थी संध्या बीच में, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर भी लिख दो, और H3PO4 at 443 केल्विन, ठीक है। थोड़ा ही दिया है, हाँ नहीं समझ में आता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, थैंक यू फॉर कमिंग। थोड़ी खुशी सी हुई कि अपने बच्चे आ रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है E1 का आपका। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को, चले, हाँ प्रसाद अल्कोहलिक KOH जो है आपका, दैट इज E2, क्योंकि वो एक एल्कली के प्रेजेंस में होता है। दिस इज आर दैट व्हाट डू यू से, dehydration of alcohol in the presence of an acid, this is your E1। ठीक है जी, चलिए हम आगे। हाँ इट इज एल्कीन। थैंक यू उमाकांत, थैंक यू सो मच। आगे चलिए, अब एक बारी मैं आपको मैकेनिज्म लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ऐसी एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब हम यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे कि भाई ऐसा बेसिकली हुआ क्या। देखो सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारे पास H2SO4 है, एसिड कैटेलाइज्ड है ना, एसिड के प्रेजेंस में है तो तुम्हारे पास H2SO4 है। अब H2SO4 टूट गया तो H प्लस अलग हो गया, एंड HSO4 माइनस ये अलग हो गए। अब यहाँ पे रखो तुम तुम्हारा जो भी सबस्ट्रेट है CH3। हाँ रश्मि मैं रिपीट करती हूँ, बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। लाइन है ना कतई सीधी ड्रॉ कर दी ना मैंने। यार मैं नहीं हूँ यार, पता है आर्ट स्टूडेंट्स के बस की होता है ये सीधी लाइन ड्रॉ करना। हमने बेटा अपना है कम से कम 10 साल हो गए बेंजीन ड्रॉ करते हुए, सीधी लाइन में कभी ड्रॉ ही नहीं की, तो कहाँ से बना लेंगे। अब बेटा जो ये H प्लस है, सबसे पहले ये H प्लस अटैक करेगा यहाँ पे। ये मैं E1 का मैकेनिज्म लिखवा रही हूँ। तो ये H प्लस अटैक करेगा, ये H प्लस जाहिर सी बात है इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है इसके ऊपर। तो इधर क्या बन जाएगा आपका CH3। और ना अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तब भी नोट डाउन कर लो, मैं क्लास के बाद, सॉरी क्लास के बाद नहीं, लिखने के बाद तुम्हें क्लियर कर दूंगी। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस का चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ले लिए इसने। यहाँ पर बन गया ये एक H बॉन्ड, एक H ऑलरेडी था ही, और यहाँ पे CH3। इतना समझ में आया सभी को, है ना। वही हेक्सागन ही बनाते रहते हैं यार, 10 साल हो गए बनाते हुए, और वो भी ऐसे जल्दी जल्दी में ऐसे। वो तो तुम्हारे लिए थोड़ा बनाना पड़ता है एक, देखो बेटा ऐसे कुछ हो रहा है। मैं जब खुद प्रैक्टिस करती हूँ क्लास से पहले तुम्हारी, क्योंकि मुझे भी तो क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं ना, कोई गलत ना हो, मैं बिल्कुल ही ऐसे बना देती हूँ, बिल्कुल ही। मैं कौन करे इतना, कौन करे। तो होगा क्या बेटा, जो ये वाटर है ये टूटेगा, वाटर का रिमूवल हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। डिहाइड्रेशन इज टेकिंग प्लेस। क्या हो गया शिफा, कहाँ चली, डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन होगा तो बेटा यहाँ पर बनेगा तुम्हारा कार्बोकटाइन, जहां से वाटर निकल रहा है उस वाले कार्बन के ऊपर बन जाएगा कार्बोकटाइन, और H2O अलग से निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन, आगे है मेरे पास और जगह नहीं यार, आगे जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ। एक और पॉइंट लिख लो कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल आपके उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, जो सबस्ट्रेट है एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, कि
ROH इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हाय अभिषेक, चलिए जल्दी से लिखिएगा इस चीज को प्लीज। कार्बोकटाइन बन गया ना, ये टूटने के बाद कार्बोकटाइन बनेगा। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने नहीं ड्रॉ किया है। चलिए प्रिंस, कोई नहीं, आप पढ़ो ना यार, कोई नहीं, उसको बेचारे को बोल रहा है हेलो बोल ले दस को, कोई नहीं। कम से कम ये तो नहीं बोला ना पढ़ाना तो आता नहीं है, गलत पढ़ा के चले जाते हैं। आते हैं बहुत सारे तिलस्मयी बालक आते हैं। चले आगे, चले। हाय लीना, गुड इवनिंग। चले भाई आगे। बेटा प्रसाद, पहले एक बारी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके ऊपर फोकस रहने दे, फिर मैं बताती हूँ कि एनिसोल को मिथॉक्सीबेंजीन बोल सकते हैं या नहीं। ठीक है ना शिवानी? इट इज सो मच सिमिलर टू योर SN1। मैं तो कह ही रही थी। अबे शिवानी ने अगर बोल ही दिया है तो फिर मैं भी इस चीज को एक बारी प्रूफ करके दिखा देती हूँ कि इसमें और SN1 में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या सिमिलैरिटी होती है। ये बेटा आपका रिएक्शन चल रहा है बिटवीन, मतलब यहाँ पे E1 भी दिखा रखा है आपको और SN1 भी दिखा रखा है। सो उन्होंने बोला कि यार देखो E1 में क्या हो रहा है कि अटैक हो रहा है पर एक एल्कीन बन रहा है। ठीक है, सो E1 और SN1 में बस एक फर्क है कि E1 में क्या हो रहा है, प्रोटॉन, सॉरी जो ये वाटर है ये अटैक कर रहा है हाइड्रोजन पे और इसका रिमूवल करवा रहा है। वाटर इज अटैकिंग एट दी हाइड्रोजन और उसका रिमूवल करवा रहा है एंड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। SN1 में क्या होता है, जो वाटर अटैक कर रहा है वो बस जाके वहां पे चिपक जाता है। तो पहले के केस में वाटर एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर चीजों का रिमूवल हो रहा है, यहाँ पर चीजें लग रही हैं। बस ये फर्क चल रहा है बिटवीन SN1 एंड E1 रिएक्शंस। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सारे फैक्टर्स पढ़ के, सारी चीजें पढ़ के ऐसा लगा होगा ना कि मतलब यार E1 और SN1 तो सिमिलर है ये सिमिलर। बस एक यही फर्क है E1 एंड SN1 में कि E1 में जो वाटर है वो एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है और इस प्रोटॉन को रिमूव करे। देखो तभी तो नीचे H3O+ माइनस लिखा है, माइनस H3O+, क्योंकि ये H2O हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है और H3O+ बना लेता है और यहाँ पे H2O बस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड है। देखो कार्बोकटाइल इंटरमीडिएट दोनों में बनेगा, दोनों का पहला स्टेप स्लो होगा, दोनों में बॉन्ड ब्रेकिंग अलग से होगी, बॉन्ड मेकिंग अलग से होगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग अलग से, बॉन्ड मेकिंग अलग से। पहला स्टेप स्लो, दोनों में सेम, दोनों में कार्बोकटाइन बन रहा है, दोनों में मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, दोनों में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, दोनों का रिएक्शन रेट सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है। तो ये सारी सिमिलैरिटीज है हमारी बिटवीन E1 एंड SN1। जल्दी से बताइएगा, क्लियर है? तो मैं फटाफट से आप लोगों को E2 भी करवा देती हूँ। क्लियर है तो मैं आगे चलूं। दिव्या क्लास 11th जो है आपकी वो मोस्ट प्रोबेबली परसों होगी, कल तो नहीं होगी बिकॉज आई हैव 3 10th की क्लासेस, बट परसों डेफिनेटली हो जाएगी आपकी। एक सेकंड रुको यार, मेरे को ना थोड़ा ना जल ग्रहण करना है, गला दुख गया मेरा, जल का ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग पढ़ते हैं E2 मैकेनिज्म के बारे में। E2 मैकेनिज्म पढ़ा जाता है, रुको मैं साइड में आ जाती हूँ, एक मिनट। अब E2 मैकेनिज्म देखो, E2 मैकेनिज्म में क्या लिखा हुआ है, इट इज द मोस्ट कॉमन एलिमिनेशन मेथड, यानी कि ज्यादातर जो आपके एलिमिनेशन मेथड होते हैं वो E2 के माध्यम से ही होते हैं। ठीक है, D2 indicates that both the alkyl halide and the base participate in the reaction rate। E1 में क्या था कि सिर्फ जो alkyl halide या अल्कोहल जो भी है वो पार्टिसिपेट कर रहा था। E2 में क्या है, alkyl halide and the base दोनों चीजें will act in the reaction। जैसे SN2 में हमने क्या पढ़ा था, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग साथ में हो रही है, यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग सेम स्टेप में हो रही है।
और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो E2 जो है वो कहीं हद तक SN2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस करवाती हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है इसकी मॉलिक्यूलरिटी का, तो तुम्हें देख के पता चली गया कि भाई ये दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये तुम्हारा बाय मॉलिक्यूलर होगा। फटाफट से सारे लोग इसको टेपते जाओ, देन फिर आगे अपन करेंगे बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस। क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं तुम्हारे लिए, विल डू दोस क्वेश्चंस। बाय मॉलिक्यूलर होता है, अच्छा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, दिस इज गोइंग टू फॉलो। अभी कोई भी डाउट नहीं पूछेगा, सारे के सारे कमेंट सेक्शन अपना बंद करो और ये लिखो। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, बेस की प्रेजेंस में होगा, पर वो बेस एक अल्कोहलिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होना चाहिए, तभी तो अल्कोहलिक KOH है, केवल KOH नहीं है, अल्कोहलिक KOH है। सो बेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्वेंट, अल्कोहलिक सॉल्वेंट। अगला पॉइंट क्या होगा, इससे पहले वाला आपका टू स्टेप मैकेनिज्म था, E1 टू स्टेप मैकेनिज्म था, E2 आपका वन स्टेप मैकेनिज्म होगा, बिल्कुल SN2 की तरह चल रहा है अभी, वन स्टेप मैकेनिज्म। SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं था, यहां पर भी कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा, इस चीज को लिख लीजिएगा, नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, यहां पे भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो लिखो ओनली ट्रांजिशन स्टेट। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूं, आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज कीजिए, ठीक है। चलिए, सेटजेफ एल्कीन मेजर होता है, सेटजेफ एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल लिख दूं यहाँ पर ही, देखो E1 में क्या एग्जाम्पल लिखवाया था, डिहाइड्रेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल या अल्कोहलिक डिहाइड्रेशन एट 443 केल्विन, इसमें है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। फर्क है, याद रखना, डिहाइड्रेशन अलग चीज होती है, डी हैलोजिनेशन अलग चीज होती है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एक अलग चीज होती है। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन लिखिए, ट्रांजिशन स्टेट, TS माने ट्रांजिशन स्टेट, लिख देती हूँ पूरा, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। SN2 में भी तो यही था ना, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो अब यहां पे मैं लिख देती हूं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, भाई सब कितना बड़ा वर्ड है ना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ मैं बस कि दिस इज सी, इस तरीके दिखता है आपका E2, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग अल्कोहलिक KOH और NaOH। तो NaOH भी यूज कर सकते हैं, अल्कोहलिक NaOH एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। हाँ थक गए, एट हाई टेम्परेचर। चलिए जल्दी से लिखिए आप लोग इसको, आगे बढ़िए फिर हम एक बार इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लिया बेटा। हाँ जी बेटा, हो गया बच्चे, लिख लिया रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख के। चलिए आई वेट फॉर 5 more seconds, फिर हम आगे चलते हैं। 5 4 3 2 एंड 1, स्क्रीनशॉट ले लिया, काम खत्म बस। ओके अभी ये नहीं लिखते हैं, चलिए पहले यार अब किसकी दिवाली मन रही है, पटाखे छूट रहे हैं यहाँ पे, खत्म नहीं होती क्या, त्योहार नहीं खत्म होते क्या मेरे यहाँ पड़ोसियों के मेरे। चलिए सो एक बारी लिविंग ग्रुप का नहीं, पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड 3 2 1, सेम सेम 3 2 1 होगा।
टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब यहाँ पे टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, कार्बोकटाइन तो बन नहीं रहा है, फिर किस हिसाब से हमने टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी बना? जो एल्कीन आपका एज अ प्रोडक्ट बन रहा है ना, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी आया है। और वो एल्कीन की स्टेबिलिटी आपको समझ में आती जब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं। अभी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि E2 रिएक्शंस में स्टेबिलिटी किस बेसिस पे डिफाइन करी जाती है या रिएक्टिविटी ऑर्डर किस बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, तो आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड, नॉट कार्बोकटाइन। इसमें तो भाई कार्बोकटाइन बन ही नहीं रहा है ना, तो इसमें कार्बोकटाइन के बेसिस पे कैसे तुम रिएक्टिविटी डिफाइन करोगे? तो इसलिए बस मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जस्ट इन केस इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड, जो एल्कीन फॉर्म होती है उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे डिपेंड करता है। अच्छा, लीविंग ग्रुप का ऑर्डर वही RI, RBr, RCl, RF होगा। RI सबसे ज्यादा अच्छा, फिर उसके बाद RBr आएगा, फिर उसके बाद RCl आएगा, फिर उसके बाद RF आएगा आपका, अकॉर्डिंग टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। E2 में दोनों मॉलिक्यूल एक साथ एलिमिनेट हो जाते हैं, SN2 में दो मॉलिक्यूल्स एक साथ अटैच हो जाते हैं। SN2 में क्या होता है आकाश? मॉलिक्यूल अटैच और लीव दोनों एक साथ हो रहा है। SN2 में ऐसा नहीं दो मॉलिक्यूल्स एक साथ अटैच हो रहे हैं। SN2 में क्या हो रहा है? दोनों मॉलिक्यूल्स अटैच, मतलब एक मॉलिक्यूल अटैच और दूसरा मॉलिक्यूल लीव, ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ हो रही हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो एक वन स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए सारे के सारे क्या होगा इसका। हेलो मिस बाजाद, वेलकम टू आवर क्लास। मेरा नाम स्वाति है एंड अगर आज आपकी पहली क्लास है तो स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई E2 और SN2 में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बारी मैं नीचे आ जाती हूँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे साइड में डायग्राम होगा आपका। चलिए अब हम लोगों ने E1 और SN1 में तो देख लिया था, E2 और SN2 में देखते हैं। देखो E2 में क्या होगा, कहाँ है पेन, पेन कहाँ है, पेन कहाँ है, हाँ, लेकिन कलर चेंज कर देती हूँ मैं फॉर बेटर क्लैरिटी। अरे भाई क्या चल रहा है, मेरे पेन भी बोल रहा है कि मैडम थक गया हूँ, मैडम मैडम बस ना मैडम। चलिए सो इधर क्या हो रहा है, आपका बेस अटैक कर रहा है अल्फा हाइड्रोजन पे, एल्कीन आपका एज अ प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे देखो लॉस ऑफ द लिविंग ग्रुप एंड फॉर्मिंग ऑफ अ पाई बॉन्ड साथ में हो रहा है। इधर भी आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है और साथ ही साथ लिविंग ग्रुप छूट रहा है। तो यहाँ पर बस क्या है, प्रोडक्ट इधर एल्कीन बन रहा है, इधर अल्कोहल बन रहा है, पर सेम चीज है, अटैक लीव दोनों चीजें आपकी एक साथ हो रही है। क्लियर है? अब क्वेश्चंस लगाए हम। अगर आप सारे बच्चों को क्लैरिटी हो गई है अच्छे से, सो शैल वी स्टार्ट अप्लाइंग आवर क्वेश्चंस। मैं आप लोगों के लिए 2-3 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, सो लेट्स लुक एट दोस। ठीक है जी, चलिए प्रैक्टिस टाइम। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर E1 रिएक्शन इज। जल्दी से बताएंगे मुझे सभी के सभी बच्चे कि E1 रिएक्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। वो एक 2 स्टेप है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, गुड लीविंग ग्रुप फेवर्स, ऑल ऑफ दीज, क्या होगा? हरी अप, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, 2 स्टेप प्रोसेस है, रीअरेंजमेंट हो रही है, ऑल ऑफ दीज नहीं होना चाहिए। है भाई शिवानी, है भाई स्टडी बॉय यश, हाय गरिमा, प्रणव ध्यान से देखना, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, E1 रिएक्शन इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, इसमें भी लिविंग ग्रुप का वही ऑर्डर है, तो डी होगा ना। अंशिता, हाय अंशिता, डी होगा ना बेटा यार। चलो मैंने मिटा ना दिया हो, देखो ना यार लिखा तो था, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, स्टेप वाइज मैकेनिज्म है, 2 और मोर स्टेप का रिएक्शन होता है। सारी चीजें तो करवा रखी है यार, लिखवाने के बावजूद भी तुम लोग गलत कर रहे हो। सो यस इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ दीज।
बेटा मेरी जो क्लास का टाइमिंग है ना दैट इज 8:30 PM। सो यूजुअली आई टेक क्लास एट 8:30 PM। सैटरडे संडे को मैं जल्दी क्लास लेने लग जाती हूँ, बस सैटरडे संडे को जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलिए कीजिए आप लोग जल्दी से। मैं अगला क्वेश्चन लगाती हूँ। ये स्टूडेंट्स के वो नहीं हो रहे यार, कमेंट्स वो नहीं हो रहे, हो गए। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग मुझको फटाफट से। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, अल्कोहलिक KOH और हीट। तो बता दो मुझे तुम्हारे हिसाब से मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाय अप ऑल ऑफ यू। देवश्रिता जल्दी से बताइए, गोविंद फटाफट से बता के आंसर होगा। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इसका। हेड से रूल लगाओ सीधा सीधा। ABCD 1 2 3 4 में जवाब चाहिए मेरे को फटाफट से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के। 1 2 3 4 में जवाब चाहिए भाई, चाहिए चाहिए तो चाहिए। अरे अब बी वाला होगा, चलो एक बार देख लेते हैं। भाई ये है अपना अल्फा, ये है एक अपना बीटा, ये है अपना एक बीटा। इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास केवल 1 हाइड्रोजन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा। यस द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 2। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। राहुल ने भी जवाब दे दिया, अंशिता ने भी, दिव्या, रश्मि, शिवानी, प्रणव, अंजलि, बस क्लियर है, सॉर्टेड है। लगा कुछ भी मुश्किल। और यही मैं बोल दूं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यही मैं बोल दूं कि IIT मेंस में पूछा गया था ये सवाल 2015 के पेपर में, तो कितनी खुशी मिलेगी तुमको कि हाँ भाई IIT के सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं हम। वी आर एबल टू सॉल्व IIT लेवल के क्वेश्चंस, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका भी जवाब तो मेरे को तुरंत बता दोगे बिना किसी देरी के। रिंग देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि यार यहाँ तो रिंग दे रखी है भाई, अपने से चला होगा कि नहीं चला होगा, फटाफट से बताओ। नहीं यार राहुल, आई हैव नेवर पुल्ड मेरे मतलब मेरे स्टूडेंट्स के कान। मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि बचपन में मेरी हिंदी की मैडम ने करा था और मेरे कान में इतना दर्द हो गया था। मैं मेरी बुआ को लेके गई थी PTM में, फिर मेरी बुआ ने अच्छी खासी सुनाई थी बिल्कुल हरियाणवी में कि मारी छोरी का हाथ किस तरह लगा दिया आपने, कान कैसे मरोड़ दिया आपने। सो आई नेवर डू दिस थिंग, आई डू नॉट यूज वायलिन। जबान ही काफी है मेरी, ऐसे दलील कर देती हूँ मैं, बच्चा अपने आप पढ़ने लग जाता है। तो फटाफट से जवाब दे दीजिएगा। अल्कोहलिक एज का कोई काम ही नहीं। नहीं यार देवश्रिता, अल्कोहलिक KOH बस ये बताने में मदद कर रहा था कि वो E2 से हो रहा है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये बताने में मदद कर रहा है कि E1 से हो रहा है। तो जो ये रिएजेंट्स हैं जो ये आपके हैं, ये हेल्प करते हैं बताने में कि कौन सा चल रहा है। चलिए तो कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं B, कुछ बोल रहे हैं 2, कुछ बोल रहे हैं 1। मैं कैसे मना कर दूं कि तुम्हारा जवाब गलत है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। देखो बेटा ये है तुम्हारा अल्फा कार्बन, ये है तुम्हारा, सॉरी ये है तुम्हारा बीटा कार्बन, तो इधर से हट के इधर ही तो आएगा। तो यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मैं तो कह ही नहीं रही कि तुम लोग कभी गलत हो सकते हो, इतने खूबसूरत तरीके से सेट-जेफ रूल हमने पढ़ा है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं और पक्का बहुत सटीकता से इस क्वेश्चन को करिएगा, तो बहुत से बच्चे इसका शायद गलत जवाब भी दे सकते हैं। एक बारी में शायद मेरी भी इसमें थोड़ी सी ना हवा टाइट हो गई थी कि अरे क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा कैन नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन। Okay, hi Garima, if this is your first online class, ठीक है गरिमा, टुडे वी आर डूइंग एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शन आपके हैलो एल्केन्स हैलो अरेंज में 12th के चैप्टर में पूछा गया है। सो एलिमिनेशन रिएक्शन 2 तरीके के होते हैं, E1 और E2। तो इसमें वही पूछा है आपसे कि इसमें से कौन सा E2 रिएक्शन के अंडर को नहीं कर सकता है। ठीक है, इवार बोल रही है 4। ठीक है पंकज हाय, जल्दी से जवाब दो। 1 2 3 4 इसमें से कौन सा। देखो याद रखो E2 होने के लिए बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इन तीनों चारों में से कोई ऐसा कंपाउंड है क्या जिसमें बीटा हाइड्रोजन ना गिवन हो। इज देयर समथिंग जिसमें बीटा हाइड्रोजन ना गिवन हो। देखो थोड़ा ध्यान से, कुछ तो होगा, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ना ना देवश्रिता, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। दिस इज जस्ट टू हेल्प यू पीपल अंडरस्टैंड E1 E2 अच्छे से, ताकि जो भी क्लास में पढ़ाया है वो दिमाग में सेटल हो जाए तुम्हारे। ऐसे उसमें नहीं पूछे जाएंगे, डोंट वरी, बेफिक्र रहो बेटा आप। ठीक है बेटा पंकज, बोर्ड से डिलीटेड होगा, चल उससे तो डिलीटेड नहीं होगा ना, नीट JEE से। तो तू नीट JEE के लिए पढ़ ले, सिर्फ बोर्ड्स के लिए थोड़ी ना 12वीं में साइंस ली थी बेटा। जल्दी से
अरे मूर्खों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 3 क्यों होगा मैडम? ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको, है बिल्कुल ही थाली में परोस के देंगे। जब आप क्यों घबरा रहे हो, तो अभी देते हैं। चलिए, सो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम? सी 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 सी, कितने सारे सी है ना? चलिए, सी सी। अब ये वाला है मेरा अल्फा कार्बन, इसके साथ सटा हुआ है बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन तो मौजूद है, पर इसके पास एक भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है। अगर किसी के पास बीटा हाइड्रोजन होगा नहीं, तो रिमूवल कहां से होगा प्रोटॉन का? हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा? तो बिना बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर तुम्हारा ऑप्शन 3 है। 1 2 4 सारे के सारे विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, ओनली दिस विल नॉट गो अंडर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आया समझ में? सो इट इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। एक बारी फटाफट से शुरू से एलिमिनेशन रिएक्शन रिवाइज करवाती हूं मैं, ताकि इसके बाद तुम्हें कभी दोबारा ना पढ़ना पड़े, और मेरा मतलब सुख चैन से मैं सो सकूं रात को कि हाँ, बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, तो फटाफट से समझते हैं। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं बेटा, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं आपके एडिशन रिएक्शंस के। आपके एनसीईआरटी में जो ये लाइन लिखी हुई है, उन्होंने बोला कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जब किसी एल्कली के प्रेजेंस में, ये एनसीईआरटी कह रही, मैं नहीं कह रही, एनसीईआरटी कह रही है ये, कि भाई जब किसी एल्कली के प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है और हैलोजन निकाल दिया जाता है अल्फा कार्बन से। पर हम लोगों ने देखा कि यार एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत सारे तरीके के होते हैं। E1 E2 E1CB, E1CB मेरे को नहीं पढ़ना है, वो हायर टाइप का है। E1 E2 पढ़ना है। अब E1 किस चीज के लिए स्टैंड करता है, उससे पहले हम लोग समझेंगे कि सेट-ज़िफ रूल क्या होता है। अब मुझे प्रोडक्ट बनाने हैं, हर एक रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना मेरे लिए जरूरी है। तो मैं वो प्रोडक्ट किस रूल के बेसिस पे बनाऊंगी? सबसे पहला रूल जो मैं लगाऊंगी वो होगा सेट-ज़िफ। सेट-ज़िफ रूल क्या कहता है कि भाई जब भी तुम E1 या E2 एलिमिनेशन करवा रहे हो ना, तो नेगेटिव पार्ट निकालना अल्फा कार्बन से और पॉजिटिव पार्ट निकालना बीटा कार्बन से, पर ऐसे बीटा कार्बन से जिसके पास कम हाइड्रोजन मौजूद हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया कि बेटा देखो, ये है तुम्हारा अल्फा, ये है तुम्हारा बीटा और ये है तुम्हारा बीटा। OH तो यहां से निकल जाएगा, पर हाइड्रोजन कौन से वाले बीटा से निकालोगे? बीटा 1 से या बीटा 2 से? तो तुमने मुझे बोला मैम बीटा 1 से, क्योंकि सेट-ज़िफ कहता है कि उस बीटा का हाइड्रोजन निकालो जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। ठीक है, एंड देन तुम्हारा प्रोडक्ट एज एन एल्कीन बन जाएगा। तो बस तुम्हें सेट-ज़िफ रूल लगाते जाना है और अपना प्रोडक्ट निकालते जाना है। अब हम आगे चलते हैं। फिर हमने बोला कि भाई E1 E2 जैसी कोई चीज होती है। E1 में जो E है दैट स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिक्यूलर। अब फिर हमें याद आया कि अच्छा हाँ, SN1 में भी तो हमने ऐसा ही पढ़ा था। S माने सब्सटीट्यूशन, N माने न्यूक्लियोफाइल, 1 माने यूनिमोलिक्यूलर। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 होगी, कार्बोकटाइन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, स्टेप वाइज मैकेनिज्म होगा, काफी सारे स्टेप होंगे, सेट-ज़िफ एल्कीन मेजर होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रिएक्टिविटी होगी 3 to 1 अकॉर्डिंग टू योर कार्बोकैटायन। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करने के लिए बोल देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 की प्रेजेंस में, उसको हम E1 कह देते हैं। E1 और SN1 में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, ये सारी की सारी चीजें हमने अपनी आज की क्लास में डिस्कस की है। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम रही, कोई दिक्कत रही, तो आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं रही है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। अगर क्लास में नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और फिर मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लासेस में। है कोई दिक्कत किसी को? थैंक यू शिवाय, थैंक यू सो मच। तो मैं मतलब इस चीज की अश्योरिटी मिल सकती है मुझे कि हाँ जी मैम, आज की क्लास के बाद ना हमें एलिमिनेशन रिएक्शंस अच्छे तरीके से आ गए। चलो अच्छे तरीके से ना सही, पर मतलब अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, बढ़िया सी क्वेश्चंस लगाते रहेंगे, तो हमें अच्छे से आ जाएगा समझ में। पर एक जो हमारा बेसिक था एलिमिनेशन रिएक्शन का, वो आपने क्लियर कर दिया है।
तो जो ये अब अन अकेडमी का ड्रीम बिग फॉर 2023 है, उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं ये भी बता देती हूँ। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का। जब भी देखना चाहते हैं तब देखिए। अभी ना ठंड का समय, मन नहीं करता लाइव क्लास देखने का, तो रिकॉर्डेड क्लास देखो। दिमाग में ये खौफ नहीं रहेगा कि यार मेरी क्लास मिस हो गई, अब हम क्या करेंगे, लैग कितना होगा, कितना ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना है। स्ट्रक्चर्ड बैचेस होंगे, ऐसा नहीं कि रैंडमली कभी भी कोई भी क्लास लगा दी। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ चीजें चलेंगी, प्रॉपर एक प्लान के साथ चीजें चलेंगी, और वही प्लान आपके साथ फॉलो किया जाएगा। इन क्लास डाउट सॉल्विंग होगी, टॉप एजुकेटर्स इन क्लास डाउट सॉल्व करेंगे, आपके लाइव टेस्ट होंगे एंड क्विजेस होंगी। तो जल्दी से जाओ, बहुत ही बढ़िया ऑफर है। स्वाति 100 यूज करो तो टोटल 33% तक का ऑफ मिल सकता है। ठीक है, फटाफट से सारे के सारे पहुंच जाना। चल आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं।